हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज लेकर। इस सीरीज की स्टोरी जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेनिंग पर जंगल में आई थी यहाँ से कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए। तभी उसे जंगल के बीचों बीच में से कुछ हलचल सुनाई दी, तो वो फौरन से जाकर देखती है कि ये ऊपर से क्या गिरा। आगे आकर उसने एक लड़के को बेहोश पड़ा हुआ देखा, जो कि हमारा मेल लीड जियाफान होता है। वो फौरन से इसकी हेल्प करने लगी, कुछ देसी टोटकों का यूज करके उसे होश में ले आई। लेकिन जैसे ही जियाफान होश में आया तो वो जिया पर निपट पड़ा, ये कहते हुए कि मुझे ड्रग दिया गया है, प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं जो भी कर रहा हूँ इसके लिए आपको रीपे करूंगा। जिया भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। उसने देखा कि जियाफान के पाँव पर चोट लगी हुई है। ये चोट काफी गहरी थी, इसलिए वो जियाफान की हेल्प करने लगी इसे स्टिच करने में। आफ्टर दैट दोनों ही यहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि रात के इस वक्त जंगल से बाहर जाना कोई खतरे से खाली नहीं था। सुबह होते ही जैसे जिया को जाग आई और उसने खुद को जियाफान के साथ देखा, तो फौरन उठकर वहाँ से जाने लगी, इससे पहले कि जियाफान उसे देख पाता। लेकिन उसे जाते हुए उसकी फेलो याव याव ने देख लिया था कि क्या जिया ने इस लड़के के साथ रात गुजारी है। पास आकर उसने जियाफान को पहचान लिया था कि ये तो हमारे प्रोविंस का सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना। अगर जिया ने इसके साथ रात गुजारी तो मतलब कि उसके दिन बदलने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो उसके साथ सोने की एक्टिंग करती है। जियाफान को भी जब जाग आई तो उसने अपने साथ याव याव को देखा, पूछने लगा कि क्या वो तुम थी जिसने कल रात मेरी जान बचाई। और यकीनन याव याव उसे सच बताने वाली तो थी नहीं। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग से वापस जाते हुए याव याव जिया के पास बैठ जाती है, उसे खामखा बुली करने के लिए, जबकि उसका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने ख्यालों में ही खोई रही। इसी दौरान याव याव ने उसके गले में एक पेंडेंट देखा, तो उसे छीन लेती है कि ये क्या तुमने गले में पहना हुआ है। जिया उसे वापस लेते हुए बोली कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये मुझे किसी ने दिया था। नेक्स्ट सीन में जिया वापस आ चुकी थी, काफी ज्यादा परेशान होती है कि ना मैं इस ट्रेनिंग पर जाती और ना ही ऐसा कुछ होता। अब मैं इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड लुहाओ को कैसे बताऊं, लेकिन मैं उसे सच्चाई नहीं छुपाऊंगी, चाहे वो मेरी बात का यकीन करे या ना करे। ये सोचते सोचते वो अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंच आई और उसने देखा कि उसका तो पहले से ही किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन बजाय शर्मिंदा होने के वो दोनों ही इसे बुली करने लगे। वो लड़की कहती है कि तुम इस काबिल हो ही नहीं कि कोई लड़का तुम्हें पसंद करे। इस पर जिया ने उसे जोरों का थप्पड़ मार दिया, पर लुहाओ भी इसका साथ देते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये हमारे हॉस्पिटल के डीन की बेटी है। जिया को इससे क्या ही फर्क पड़ता था, वो उसे भी थप्पड़ मार देती है, कहने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे को एंजॉय करो और आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। जैसे ही उसके पास गाड़ी खड़ी हुई तो वो फौरन से इसमें बैठ जाती है, इसे अपनी ऑर्डर की हुई टैक्सी समझकर। लेकिन असल में वो जियाफान की गाड़ी में बैठ गई थी। इन लोगों को देखकर सॉरी करते हुए वापस उतरने लगती है, पर तब तक बारिश भी स्टार्ट हो गई। अब बारिश में वो कहाँ धक्के खाती फिरेगी, इसलिए इन लोगों से लिफ्ट मांग लेती है कि क्या प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। इस पर जियाफान भी राजी हो गया और कहता है कि ठीक है। असिस्टेंट मिंग बाब भी ड्राइव करने लगा। इसी दौरान जिया जियाफान को देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, आखिर ये है कौन। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तेज मोड़ काटने की वजह से वो उसके लैब पर जा गिरी और कुछ देर तक तो उसे देखती ही रही। जियाफान बोला कि अगर देख लिया हो तो क्या मिस आप अपनी सीट पर जा सकती हैं। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फौरन गाड़ी से उतर जाती है, ये कहकर के बस यहीं पर रोक दे, मेरा घर आ गया है। लेकिन इधर जियाफान को ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए असिस्टेंट से कहने लगा कि याव याव को कॉल करके उसे बताओ कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो वही पेंडेंट भी पहन कर आई जो मैंने उसे दिया था। नेक्स्ट सीन में जिया की अडॉप्टिव मदर उसके कपड़े वॉश कर रही थी, जिसमें से उनको वही पेंडेंट मिलता है और ये अपने हस्बैंड को दिखाते हुए कहने लगी कि ये क्या है, दिखने से तो ये कोई आम सा पेंडेंट लग रहा है, पर इस पर जिया फैमिली का नाम क्यों लिखा हुआ है। मिस्टर चेन ने जब इस पेंडेंट को देखा तो वो खुश होते हुए बोले कि ये तो जिया फैमिली का टोकन है। वो लोग जिस लड़की को भी अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो ये टोकन उसे दे देते हैं। बेगम अब तुम खुश हो जाओ, हमारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा भी जरूर था कि जिया इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चंद दूध की गिलास में नींद की गोली मिला देते हैं और फिर यही दूध का गिलास जिया को पिला दिया। उसे तो पता तक नहीं चला कि इसमें कुछ मिला हुआ है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में नहीं होती बल्कि किसी और के बेडरूम में थी। साथ ही उसे उसकी अडॉप्टिव मॉम की कॉल आई, जो इसे बताने लगी कि तुम जियाओ फैमिली की बहू बनने
होने वाली हो, कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हें पाला पोसा, अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी हमें इसका बदला दो। जिया बोली कि मॉम आप ये क्या कह रही है, मैं जियाओ फैमिली में किसी को भी नहीं जानती। लेकिन मॉम कहने लगी कि मैंने तुम्हारे पास से वो टोकन देख लिया था, तुम्हें बस जैसा करने को कहा गया है वैसा ही करो, वरना तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का कोई भी मेडिकल बिल पे नहीं करूँगी। ये कहकर मॉम कॉल काट देती है। ग्रैंड माँ के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। दूसरी तरफ से डोर पर नॉक हुआ। बताया कि मैडम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाए, ओल्ड लेडी आपसे मिलना चाहती है, जो कि जियाओ फान की दादी माँ थी। नेक्स्ट सीन में वो तैयार होकर बाहर आ गई थी। ग्रैंड माँ को तो वो काफी ज्यादा पसंद आई, उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन जियाओ फान की सिस्टर जियाओलिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इसे बुरा भला कह रही होती है कि हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं। तब तक जियाओ फान भी पहुंच आया था। जियाओलिन उसे पूछने लगी कि भाई क्या आप इससे शादी करोगे। उसने अभी तक जिया को नहीं देखा था, लेकिन जियाओलिन से कहने लगा कि तुम्हें अपनी भाभी के बारे में फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दादी माँ पूछने लगी कि क्या मतलब, यही तो वो लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, इसी को ही तो तुमने टोकन दिया था। लेकिन जियाओ फान कहता है कि नहीं, जिसे मैंने टोकन दिया था उसका नाम याओ याओ है। मिंग बाओ तुम फौरन से याओ याओ को कॉल करके पूछो कि मेरा दिया हुआ टोकन इस लड़की जिया के पास क्या कर रहा है। उसने भी बहाना लगा दिया कि असल में हम दोनों क्लास फेलो हैं, हम लोग ट्रेनिंग पर भी साथ गए थे, तो यकीनन उसने मेरा टोकन चुरा लिया होगा। जिया को तो कुछ पता नहीं होता कि कौन सा टोकन, लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे याओ याओ की जगह इसकी वाइफ बनाना चाहते हैं। खैर जियाओ फान ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को बेवकूफ बनाने की, अब तो तुम्हें हर हाल में पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस का नाम सुनकर जिया बोली कि नहीं प्लीज, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मजबूर किया था यहाँ पर आकर नाटक करने के लिए। इधर दादी माँ के लिए तो ये एक बड़ा सदमा था, उनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाता है। सभी मिलकर उनको संभालने लगे, पर जिया को कोई भी उनके करीब आने नहीं देता। वो बोली कि अगर आप लोग मुझे मौका दे तो मैं इनको होश में ला सकती हूँ। जियाओलिन तो उसे दूर रहने के लिए ही कह रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पर जियाओ फान बोला कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। जो सुनकर जिया उन्हीं देसी टोटकों का यूज करके दादी माँ को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर जियाओ फान भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं लगती, शायद ही ये सच कह रही हो कि इसके पेरेंट्स ने इसे मजबूर किया है। तब तक दादी माँ भी होश में आ गई थी। जियाओ फान बोला कि दादी माँ आपको अचानक से क्या हो गया। दादी माँ ने बताया कि तुम दोनों की शादी के बारे में तो मैंने हर जगह अनाउंसमेंट कर दी है, अब मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को, ये तो हमारी इज्जत का सवाल बन चुका है। और तो और दूसरी तरफ से सर्वेंट मैरिज सर्टिफिकेट्स भी ले आई थी, जो कि दादी माँ ने ही बनवाने के लिए दिए थे। जियाओलिन बोली कि कुछ टाइम के बाद भाई इसे डाइवोर्स दे देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। इधर जिया बोली कि क्या कोई मेरी बात भी सुनेगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मीडिया को बता दूंगी कि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों को साथ भी रहने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो इनके घर से जाने लगती है। लेकिन तब तक बाहर काफी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पहुंच आए थे, जो जिया को देखकर तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि क्या आप ही मिसेस जियाओ फान है, आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे, आप लोगों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्या आप दोनों की शादी हो गई है। इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती तब तक जियाओ फान पहुंच आया था, जो जिया को बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करने लगा कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों चली आई। जिया भी समझ चुकी थी, वो भी एक्टिंग करते हुए बोली कि मैं तो बस घर देख रही थी और पता ही नहीं चला कि कब बाहर आ पहुंची। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में आने के बाद जियाओ फान उसे कह रहा था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि मैंने तुमसे शादी कर लेने के बाद तुम्हें छोड़ भी दिया है तो यकीनन हमारी फैमिली का बुरा इमेज पड़ेगा, इसलिए जब तक मैं इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन ना सोच लूं तब तक तुम्हें मेरे घर में ही रहना होगा। इस बात के लिए जिया भी मान गई थी। नेक्स्ट सीन में जियाओ फान जिया को अपने बड़े से घर में ले आया था, जिसे देखकर वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि चाहे ये घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे तो यहाँ से जल्दी ही चले जाना होगा। उसे रूम में भेजने के बाद इधर जियाओ फान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इससे पहले कि याओ याओ कोई मेस क्रिएट करे उसे कॉल करके बता दो कि कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। उधर जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो पहले तो बहुत अच्छे से बात करते हुए कह रही थी कि मुझे पता था मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत होगी, जियाओ फैमिली ने तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट
दिए होंगे ना, वो भी एक्सपेंसिव। चलो अब मुझसे छुपाना बंद करो और जल्दी से इधर सेंड कर दो। जिया बोली कि मॉम ये आप क्या बातें कर रही हैं, कौन से गिफ्ट, जबकि ये शादी ही फेक है। पर मॉम उसकी बातों का यकीन नहीं करती। वो कहती है कि अच्छा अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी क्या? मुझे नहीं पता कि जिया फैमिली वेडिंग के पहले दिन ही अपनी बहू को $10 मिलियन गिफ्ट में देते हैं। मैं कह रही हूँ तुम्हें बहाने लगाना बंद करो और फौरन से वो पैसे मुझे सेंड कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी दादी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस बंद कर दूं। ये कहकर मॉम ने कॉल काट दी। जिया को अपनी दादी की फिक्र हो रही थी और ये भी कि इतने सारे पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि मैं दादी माँ को किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ से जाना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन कुछ भी करके वो चुपके छुपाते हुए हॉस्पिटल पहुँच आई, जहाँ उसने मेड वाला ड्रेस पहना होता है। नर्स से अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो कब की यहाँ से डिस्चार्ज हो चुकी, क्या तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर तो जिया और भी ज्यादा परेशान हो गई। वापस जाने ही वाली थी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड साइली से टकरा जाती है, जो इसे देखकर कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? तब तक लू हाउ भी पहुंच आया था। साइली बोली कि देखो ना, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के पास पैसे नहीं है, इसलिए हमारे हॉस्पिटल में आया की जॉब करने आ गई। अगर तुम मेरे जूते साफ कर दो तो मैं तुम्हें 100 युआन दे सकती हूँ। जो सुनकर जिया ने उसके जूते पर पाँव दे मारा और बताया कि मेरा हस्बैंड इतना अमीर है कि वो तुम सबके समेत इस हॉस्पिटल को भी खरीद ले। वो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे कि कहीं तुम्हें कोई अंधा तो नहीं मिल गया, वरना तुमसे कौन शादी करता। तब तक दूसरी तरफ से जियाफान भी पहुंच आया था, जो कहने लगा कि क्या तुम लोगों को मैं अंधा नजर आता हूँ? आइंदा अगर किसी ने मेरी वाइफ को ऑफेंड करने की कोशिश की तो मुझे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इस हॉस्पिटल को बंद करने में। ये कहकर वो जिया का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाता है, जबकि इधर साइले को समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना अमीर लड़का कैसे मिल गया। लू हाउ बोला कि मुझे कैसे पता होगा। नेक्स्ट सीन में जिया जियाफान को सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं हॉस्पिटल में अपनी दादी माँ को देखने के लिए आई थी, उनके नाम से ही मेरी फैमिली मुझे ब्लैकमेल कर रही है। जियाफान उसकी बातों का यकीन नहीं करता, उसके साथ बुरी तरह से पेश आते हुए कहता है कि मेरे साथ ट्रिक्स लड़ाना बंद करो, जब तक तुम मेरे घर में हो मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। जिया ने उससे एक आखिरी रिक्वेस्ट की कि मेरी ग्रैंडमा को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, प्लीज मैं उनको एक बार देखना चाहती हूँ। इस पर जियाफान भी मान गया था, लेकिन उसने जिया से वो मेड वाली शर्ट उतरवा दी कि आइंदा तुम कभी भी इस तरह की अगली ड्रेसिंग नहीं करोगी। नेक्स्ट सीन में मिसिस चेन को दिखाया गया, जो इस हॉस्पिटल से भी जिया की ग्रैंडमा को लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे। तब तक जिया भी पहुँच आई थी, कहने लगी कि मेरी दादी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं खुद ही भर लूंगी। जिस पर मॉम इसे डांटते हुए बोली कि अच्छा, मुझे तो तुम कह रही थी कि जिया फैमिली ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और अब तुम ये सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए भी तैयार हो गई। ये बात डॉक्टर ने भी सुन ली थी। वो कहता है कि शायद आप ही मिसिस जियाफान है, आपके लिए हमारे हॉस्पिटल में सारे एक्सपेंसेस फ्री हैं, क्योंकि मिस्टर जियाफान हमारे हॉस्पिटल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया और मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो किसी भी तरह जिया को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सीन में जब जिया घर पहुंची तो जियाफान पहले से ही उसका वेट कर रहा था। पूछने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही खुद को पावरफुल शो नहीं करवा रही? मेरी आइडेंटिटी का यूज करते हुए तुमने अपनी ग्रैंडमा के सारे बिल्स भी माफ करवा दिए। जिया बोली कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि बाय चांस ही उस डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया था। जिसके बाद उसने एक पेज पर ग्रैंडमा के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए और उसे दिखाते हुए कहती है कि मैं ये सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। जियाफान बोला कि मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारे पास तो कोई जॉब तक नहीं। लेकिन वो ये कहते हुए चली गई कि अगर नहीं है तो क्या हुआ, मैं जल्दी ही कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में वो काफी देर तक बैठकर सोचती रही कि मैंने जियाफान के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली है, पर इतने सारे पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगी। तभी उसे याद आया कि लू हाव ने तो मुझे 120,000 युआन वापस करना था। फौरन उसे कॉल कर देती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, अगर कल तक तुमने मुझे वो पैसे वापस नहीं किए तो फिर मैं तुम्हारी हरकतें पब्लिक कर दूंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जिया लू हाव से मिलने के लिए गई थी ताकि उसे अपने पैसे ले सके, जबकि लू हाव इसे दोबारा से अपनी बातों में लाना चाह रहा था कि मैंने साइले से ब्रेकअप कर लिया है बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। क्या प्लीज तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती हो? जिया ने भी उसे बहुत अच्छे से पहचान लिया था। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उसी रेस्टोरेंट में जियालिन भी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी, जिसकी अचानक से जिया पर नजर पड़ी तो इसे पूछने लगी कि वो लड़की तुम्हारी भाभी नहीं है क्या? देखो तो सही, तुम्हारे भाई के पीठ पीछे ये किसी और लड़के से मिलने के लिए आई हुई है। जियालिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि मैं इस बारे में भाई को जरूर बताऊंगी। उधर मुश्किल से ही सही, लेकिन लू हाव ने
जिया को एक कार्ड दे दिया था कि इसमें 120,000 युआन है, जिसे लेकर वो जाने लगी थी। लुहा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा उसे मनाने के लिए, लेकिन किस्मत से ज़ियाफान पहले ही उसके इंतजार में खड़ा था, जो कि जिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। गाड़ी में बैठ जाने के बाद उसने सच सच बताया कि मैं यहाँ लुहा से मिलने के लिए क्यों आई हुई थी, पर ज़ियाफान अभी भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, और तुम मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, और अगर तुम पैसे लेने के लिए ही आई थी तो कहाँ है वो पैसे, मुझे भी तो दिखाओ। जिया फौरन से उसे वो कार्ड दिखाना चाह रही थी, लेकिन उसने देखा कि वो कार्ड तो उसके पास है ही नहीं। अब तो ज़ियाफान को वो सच में झूठी ही लग रही थी। उसे फौरन से अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहा और फिर उसे यहीं पर छोड़कर वहाँ से चला गया। जिया बेचारी अपना कार्ड देखने लगती है कि मेरे पास ही तो था, फिर अचानक से कहाँ चला गया। दूर से ही ज़ियाओलिन भी उसे देख रही थी। वो खुश हो जाती है कि मेरे भाई ने इसके साथ बहुत अच्छा किया। इवन कि वो यहाँ कुछ ड्रंक लड़कों को पैसे दे देती है उस सामने वाली लड़की को बुली करने के लिए, जो पैसे लेकर बिल्कुल ऐसा ही करने लगते हैं। जिया को उन लड़कों से काफी ज्यादा डर लगा, क्योंकि वो लोग इसे परेशान कर रहे थे, और अचानक से यहाँ पर ज़ियाफान आ जाता है उन लड़कों से निपटने के लिए। उन लोगों को मारने के साथ साथ इसे भी चोट लग गई, जबकि जिया को समझ नहीं आती कि ये तो मुझे छोड़कर चला गया था, तो वापस कैसे आ गया। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में आ जाने के बाद भी उसने ज़ियाफान से यही सवाल किया, जिस पर उसने वो कार्ड दिखाया, यानी कि जिया से वो कार्ड गाड़ी में गिर गया था। इस कार्ड को देखकर जिया खुश होने के साथ साथ रिलैक्स भी हो जाती है। कहने लगी कि अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया होगा ना कि मैं लुहा से क्यों मिलने के लिए गई थी। इसी दौरान जिया ने उसके पांव पर पुराने जख्म का निशान देखा, जिससे उसे याद आता है कि उस रात भी जिस लड़के को चोट लगी थी वो बिल्कुल इसी जगह पर लगी थी। उसे पूछने लगी कि ये चोट तुम्हें कैसे और कब लगी थी, जिस पर वो बोला कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। जिया सोच रही थी कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई होगी, ये वो लड़का नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओलिन ने दादी माँ को सारी बात बता दी थी। फिर जैसे ही जिया घर आई तो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम मेरे भाई के पीठ पीछे किसी और लड़के से मिलने के लिए गई थी। जिया ने पूरी बात सच सच बताई, पर ज़ियाओलिन उसकी बात का यकीन नहीं करती कि अच्छा तो तुम किसी से पैसे लेने के लिए भी ऐसी सीक्रेट जगह पर गई थी। लेकिन दादी माँ को उस पर पूरा भरोसा था। ज़ियाओलिन को समझाते हुए बोली कि हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। तब तक ज़ियाफान भी पहुँच आया था। ज़ियाओलिन उसे देखकर उसे जिया की शिकायत लगा देती है, पर ज़ियाफान बोला कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिया अब मेरी वाइफ बन चुकी है, वो क्या कर रही है और क्या नहीं मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर वो जिया का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आया। उसे बताया कि जो लड़के तुम्हें बुली कर रहे थे मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है। नेक्स्ट सीन में जिया को उसके डैड की कॉल आती है, जो उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जबकि जिया बोली कि मॉम ग्रैंडमा के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना चाह रही थी, आपने उनको कुछ भी नहीं कहा और कहते हैं कि मैं आप लोगों को माफ कर दूं, मैं आप लोगों से किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मिस्टर चेन को जियाओ ग्रुप के बाहर कुछ लोगों ने घेर लिया था। वो कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी तो डूब गई है, पर हमें हमारे दिए हुए पैसे वापस करो। फॉर्चुनेटली उनको सामने जिया आती हुई नजर आई, तो इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए कहने लगा कि वो मेरी बेटी है जिसकी शादी जियाओ फैमिली में हुई है, वो आपको ये सारे पैसे लौटा देगी। मिस्टर चेन की बात मानकर वो सारे लोग जिया के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे लोन लिया था, अब वो सारे पैसे तुम्हें वापस करने होंगे क्योंकि तुम्हारी शादी जियाओ फैमिली में हुई है। उसने बताया भी कि मेरा अब उन लोगों के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन वो लोग फिर भी इसे बुली करते रहे। बाय चांस ज़ियाफान ने भी ये सारा सीन देख लिया था। वो फौरन से जिया को देखकर उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन सब लोगों को वहाँ से भगा दिया। दोबारा अपनी जान बचाने पर जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझसे पूछे बगैर कहीं पर मत जाया करो। दूर ही खड़ी याओ याओ ने जब जिया को ज़ियाफान के साथ देखा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ियाओलिन को कॉल करके बताने लगी कि मेरे पास तुम्हारी भाभी के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट सीन में घर आने के बाद जिया ज़ियाफान के जख्म पर मरहम लगा रही थी। इसी दौरान वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, इवन के वो इसे किस भी करने वाला होता है, पर तब तक उसे फोन कॉल आ गई। कॉल अटेंड करने के बाद उसने जिया को बताया कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं एक दफा दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पूछे बगैर कहीं मत जाना। ज़ियाफान के चले जाने के बाद जिया की मॉम आती है, जो कि इसे पैसे मांगने के लिए ही आई थी कि तुम्हारा डैड भी घर छोड़कर भाग गया है, लोग बार बार हमारे घर उससे लोन लेने के लिए आते हैं, मैं उन लोगों के साथ क्या करूंगी, तुम भी मुझे पैसे नहीं दे रही, हमने तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया और आज तुम हमारे एहसानात का ये बदला दे रही हो।
इसके जवाब में जिया बोली कि मैंने तो आप लोगों को हमेशा अपनी फैमिली की तरह समझा, पर आप लोगों ने सिर्फ मेरा यूज करना चाहा, मुझे जिया फैमिली के हाथों भेज डाला। दूसरी तरफ से जिया फान भी पहुंच आया था, जो मिसेस चेन को देखकर कहने लगा कि जिया को आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। वो बोली कि मैं जानती हूँ ये शादी फेक है, पर अगर आपको मेरी बेटी पसंद है और इसे अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो मैं इसे 5 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ। जिया को अपनी मॉम का ये वाला रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जबकि जिया फान को ऐसी ही उम्मीद थी। वो कहने लगा कि 5 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, पर हाँ मैं 2 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। वो लालची औरत तो इस पर भी फौरन से मान गई। असिस्टेंट से पैसों का कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर जिया को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर जियाफान भी उसे कहने लगा कि मैंने 2 मिलियन देकर तुम्हें इसलिए खरीद लिया ताकि कल को जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दूं तो मैं लोगों को बता सकूं कि असल में तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सेल किया था। ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया, जबकि इधर जिया दिल ही दिल में सोचने लगी कि तुम इतने बुरे इंसान होगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन असिस्टेंट मिंग बाओ ने उसे रिलैक्स किया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बॉस सच में आपकी फिक्र करते हैं, वरना तो वो आपके लिए वापस क्यों आ जाते। उन्होंने आपकी मॉम को 2 मिलियन क्यों दिया, यकीनन ये भी आप समझ गई होगी। जिया बोली कि क्या वो मेरी मदद करना चाहता है, तो उसने बताया कि हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अभी भी ज्यादा रिलैक्स नहीं होती, क्योंकि ये बात जियाफान ने अपने मुंह से थोड़ी ना कही। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में असिस्टेंट जियाफान को बता रहा था कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, मिसेस चेन को पैसे मिल जाने के बाद उनका हस्बैंड भी वापस आ चुका है। वो बोला कि इन दोनों पर अच्छे से नजर रखना, इन्हें तो मैं देख लूंगा। इसके बाद असिस्टेंट ने एक इनविटेशन लेटर पकड़ाया जो कि किसी कंपनी से आया था। जियाफान के साथ साथ उसकी वाइफ के लिए भी इनविटेशन था, तो उसने असिस्टेंट को कहा कि जाकर उसे तैयार होने के लिए कह दो। नेक्स्ट सीन में मेड जिया के पास डिजाइनर ड्रेसेस लेकर आती है और उसे बताया कि आपको बॉस के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना होगा। जिया इसमें से एक ड्रेस सेलेक्ट करके अच्छे से तैयार हो गई थी। नीचे आकर वो एक्सपेक्ट करती है कि जियाफान उसकी तारीफ करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। पार्टी में इंटर होकर सबसे पहले इन दोनों का सामना जियाफान के एक हेटर माओ से होता है, जो कि इसे देखकर कहने लगा कि बहुत टाइम के बाद तुमसे मुलाकात हुई, यकीनन ये तुम्हारी वाइफ ही होगी। जियाफान ने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जिया को आगे जाने के लिए कहता है और खुद एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने लगा। जिया से जेलस होने वाली तो बहुत सारी लड़कियां थी। यहाँ कुछ लड़कियां जानबूझकर उसे बुली करने लगी कि पता नहीं कौन से नीच घर की होगी, लेकिन अमीर लड़कों को पटाकर उनसे शादी करने के बाद खुद को महारानियां समझ रही होती है। पहले तो जिया भी उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जब वो लोग इसके पेरेंट्स के बारे में बात करने लगे तो जिया ने उसे थप्पड़ मार दिया कि मैं जो मर्जी कोई हूँ, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और न ही मेरे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ भी कहने का हक है। माओ भी साइड पर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था कि किस तरह उन लड़कियों ने जिया के कपड़ों पर वाइन गिराकर गंदे किए। आखिरकार वो लड़कियां यहाँ से चली जाती है, इससे पहले कि जियाफान अंदर आकर इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। इधर माओ जिया के पास आकर कहने लगा कि आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं, क्यों ना आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वॉशरूम का रास्ता दिखा देता हूं, तो आप अपने कपड़े वहां पर वॉश कर लेना। जिया भी उसके साथ चलने लगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि असल में ये है कौन। लेकिन जब जियाफान ने इन दोनों को साथ में देखा तो फौरन से आकर कहने लगा कि मेरी वाइफ है, मैं इसके कपड़े खुद ही धुला दूंगा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर जिया को अपने साथ ले गया। साइड पर लाकर उसे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर जिया ने भी उसको सब कुछ सच बता दिया। तो उसने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि जो भी इसमें शामिल था मुझे उसके नाम चाहिए, कि मैं उन लोगों के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं रखना चाहता। इसके बाद उसने जिया को ड्रेस चेंज करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में ड्रेस चेंज कर लेने के बाद जियाफान उसे ये ड्रेस फेंक देने के लिए कह रहा था, पर वो बोली कि ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है, मगर फिर भी उसने उसके हाथ से ड्रेस लेकर फेंक दी। अभी एक लड़की भाग कर आते हुए जियाफान पर नाइफ से अटैक करना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो नाइफ जिया को लग गया। असिस्टेंट ने उस लड़की को पकड़ लिया और पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो। उधर जियाफान जिया से कहता है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल चले, पर वो बोली कि नहीं कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा ही जख्म है। घर आकर एक नर्स उसका ये जख्म स्टिच कर रही थी, जो कि उससे अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो जिया बोली कि मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूंगी। फिर जिस तरह से वो अपना जख्म स्टिच कर रही थी, इधर जियाफान को उस रात की याद आई कि उस दिन भी वो लड़की मेरा जख्म बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर रही थी। पहले वो जिया से पूछने ही वाला था कि क्या उस रात मेरी मदद तुमने की थी, मगर फिर दिल ही दिल में सोचने लगा कि नहीं वो तो याव याव थी, मुझे खामखाई से नहीं पूछना चाहिए। तभी असिस्टेंट ने भी आकर बताया कि उस लड़की को माओ ने हायर किया था आप पर अटैक करने के लिए। जिया बोली कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर जियाफान भी उसे चिन से पकड़ते हुए बोला कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे साथ तुम सेफ नहीं, जिस पर वो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम हर बार मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। उसकी ये बात जियाफान को काफी अच्छी लगी। वो दिल ही दिल में जिया की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगा था, मगर फिर खुद को समझाते हुए कहता है कि मेरी शादी याओ याओ से होगी तो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर उठकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो याओ याओ से मिलने के लिए आया था, पर अभी भी उसके दिलो दिमाग में जिया की बातें चल रही थी, जब उसने कहा था कि मैं जानती हूँ तुम हर बार मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। उसे समझ नहीं आती कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। वो याओ याओ के पास से भी सॉरी करते हुए चला गया कि हम दोनों फिर कभी मिलेंगे। इधर याओ याओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट सीन में जियाफान ड्रंक होकर घर आया, साथ ही वो जिया को देखकर उसे किसेस करने लगता है, जबकि वो इसे खुद को छुड़ाना चाह रही थी। इसी दौरान उसे बिल्कुल वैसी फीलिंग्स आती है जब उसने फर्स्ट नाइट जियाफान के साथ स्पेंड की थी, लेकिन किसी भी तरह वो खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से अपने रूम में भाग गई। यहाँ भी वो यही सोच रही थी कि क्या जियाफान ही वो लड़का है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती। अगली सुबह नाश्ता करते हुए जिया सोच रही थी कि अब जियाफान मुझसे कल रात के बारे में सॉरी करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कल रात में ड्रंक हो चुका था, जो सुनकर उसे भी दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा और खुद को समझाते हुए कहती है कि मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, वैसे भी मैं इसकी रियल वाइफ नहीं। उसी तरफ याओ याओ जियाओलिन को जिया के अगेंस्ट भड़का रही होती है, तो वो भी कहने लगी कि मैं उस लड़की को कभी भी हमारे घर में रहने नहीं दूंगी, मैं उसे अपने भाई की लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया दादी माँ से मिलने के लिए आ रही थी, तो जियाओलिन उसे देखकर कहने लगी कि दादी माँ तो यहाँ पर नहीं है। फिर उसे रोकते हुए बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन मुझे एहसास हो चुका है और मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। जिया ने तो उसे बहुत आसानी से माफ कर दिया, तो जियाओलिन बोली कि क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करें, मुझे अच्छा लगेगा। जिया भी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली गई। डिनर कर लेने के बाद जियाओलिन उसे कहती है कि अब जब तुमने मुझे माफ कर ही दिया तो साथ में एक गिलास ड्रिंक भी कर लेते हैं अपनी फ्रेंडशिप का आगाज करने के लिए। आखिर वो जियाफान की सिस्टर थी। जिया उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए ये भी कर देती है, पर असल में उसने इसे ट्रिक किया क्योंकि इस ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था, जिसके बाद जियाओलिन उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड लुहाओ के हवाले कर देती है। वो भी इसे अपना चांस समझ रहा था जिया को वापस हासिल करने का, लेकिन वो इतनी भी आउट ऑफ माइंड नहीं हुई थी कि लुहाओ को ना पहचान पाए। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी और आखिरकार तो उसे खुद को छुड़ाने के लिए बोतल भी दे मारा। फिर उससे बाहर भागकर खुद को बचाना चाहती थी, जहां फॉर्चुनेटली वो जियाफान से टकरा जाती है और उसे देखते साथ ही उसे किसिस करने लगी। जियाफान को समझ तो नहीं आई कि इसे हुआ क्या है, पर फौरन अपने असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और जिया को भी रूम में ले आता है। अभी भी उसके लिए खुद को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जबकि जियाफान उसे संभालता रहा। दूसरी तरफ असिस्टेंट डॉक्टर को ले आया, जिसने जिया को एंटीडोट लगा दिया। उधर लुहा अपना सर पकड़कर जा रहा होता है और याओ को बताया कि उस लड़की ने सारा प्लान चौपट कर दिया, जो सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। जियाफान भी जिया को वापस ले जाते हुए याओ को देख लेता है और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बहाना लगाते हुए बोली कि मैं तो बस फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आई थी। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि मैं जल्दी ही तुमसे जियाफान को छीन लूंगी। अगली सुबह जब जिया को होश आया तो उसे अच्छे से याद था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन जियाफान उसे डांटने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझसे पूछे बगैर तुम कहीं पर नहीं जाओगी, तो फिर तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। जब जियाफान उसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा था, तो जिया ने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि असल में मुझे तुम्हारी बहन ने ट्रिक किया था। इसमें याया भी उसके साथ शामिल थी, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे डाइवोर्स दे दो। अब ऐसा तो नहीं था कि जियाफान उसका यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे याद आया कि याया भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब जिया ने डाइवोर्स की बात की तो उसे गुस्सा आ जाता है, कहने लगा कि मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा, और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियाफान को बता रहा था कि आपके स्टिचेस उतरवाने की डेट 2 दिन पहले की थी, अब आपको उतरवा लेने चाहिए। ऊपर ये बातें जिया भी सुन रही थी। उसे तो वैसे भी शक था कि कहीं जियाफान ही उस रात वाला लड़का तो नहीं, इसीलिए ही वो डॉक्टर बनकर उसके स्टिचेस उतारने के लिए आ जाती है। ये देखकर ही उसने पहचान लिए कि ये मेरे लगाए हुए स्टिचेस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस रात वाला लड़का जियाफान था। अब वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। जियाफान के रोकने पर भी नहीं रुकी, फौरन वहाँ से जाने लगी और यहाँ बाय चांस वो माओ से टकरा जाती है, जो इसे देखकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ अच्छा सुन रखा है कि तुम बहुत अच्छी मेडिकल स्टूडेंट हो, तो क्यों ना तुम मेरी भी डिजीज को ट्रीट करो। लेकिन जिया ये कहकर चली गई कि मेरे पास इतना टाइम नहीं। इधर जियाफान भी चुपके से इन दोनों को देख रहा था, सोचने लगा कि आखिर वो डॉक्टर बनकर क्यों आई थी और माओ के पास क्या कर रही है, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं। नेक्स्ट सीन में जब जियाफान घर आया तो जिया ने उसका जख्म जल्दी ठीक होने
के लिए कुछ मेडिसिन का सूप बनाया था, पर जियाफान दिल ही दिल में अभी भी उस पर शक कर रहा होता है कि यकीनन इसमें इसने कुछ मिलाया होगा। कुछ देर के बाद जब जिया घर से बाहर जा रही थी तो दोबारा उसको माओ मिला, जो उसे यही कह रहा था कि तुम जितने भी पैसे मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा डिजीज ट्रीट करना होगा। इवन के जबरदस्ती उसे 1 मिलियन का चेक पकड़ा कर चला गया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऊपर से जियाफान भी इन दोनों को साथ देख लेता है और उसका शक और ज्यादा बढ़ गया। इधर जिया सोच रही थी कि ये पैसे भी कुछ कम नहीं, मैं जियाफान का लोन चुका दूंगी और वैसे भी इसका ट्रीटमेंट करने में क्या ही हर्ज है। अंदर जाकर जब उसने जियाफान को ये चेक पकड़ाया तो वो इस पर गुस्सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा माँ के साथ क्या लेना देना है, आखिर तुम क्या चाहती हो। मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम ही डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल आई थी, ये सब कुछ तुमसे माओ करवा रहा होगा ना, तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। जिया कहने लगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उससे मिलना तो एक इत्तेफाक था और हॉस्पिटल आने के बारे में वो सच इसलिए नहीं बताती कि वैसे भी हम दोनों की डाइवोर्स होने वाली है, तो बताने का फायदा ही क्या। कहने लगी अगर तुम्हें मुझसे इतना ही डर लग रहा है तो तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। उधर जियाफान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगी है और इसे तो देखो बार बार मुझसे डाइवोर्स की बात करती है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी ग्रैंडमा को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल गई थी, जहां उसकी ग्रैंडमा नहीं होती क्योंकि मिस्टर माओ ने उसे उठवा लिया था और उसकी शर्त यही होती है कि तुम्हें मुझे ट्रीट करना होगा। अब उसकी दादी माँ की सेफ्टी के लिए उसे माओ के घर जाना पड़ा उसे ट्रीट करने के लिए। लेकिन ये खबर यहाँ जियाफान को मिल जाती है कि जिया माओ के घर गई है। यहाँ तो उसके गुस्से की इंतहा हो चुकी थी कि ये लड़की मेरी एक नहीं सुनती। वो फौरन से उसके घर पहुंच आया था ये जानने के लिए कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। यही सवाल वो जिया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं मिस्टर माओ का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अब तो जिया के जवाब भी इतने कड़वे हो गए थे। जियाफान कहता है कि ये शर्ट उतार कर कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है। वो बोली कि मिस्टर माओ को इंसोमिया है, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा इससे पहले कि मिस्टर माओ जाग जाए। उसकी बात मानकर जियाफान भी वहाँ से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद जब मिस्टर माओ को जाग आई तो उसने जिया को बताया कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमा के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पहले ही एक अच्छे हॉस्पिटल में है। जो सुनकर जिया भी रिलैक्स हो गई। आफ्टर दैट जब वो जियाफान से बात करने के लिए बाहर आती है तो उसने पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इसने तुम्हारी ग्रैंडमा को किडनैप किया है। जिया कहती है कि तुमने कौन सा मेरी बातों का यकीन कर लेना था, और वैसे भी मैं फ्यूचर की डॉक्टर हूँ, मैं किसका ट्रीटमेंट करती हूँ और किसका नहीं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जियाफान चाहे उसे शो नहीं करवाता कि उसे जिया के बदले हुए रवैये से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, पर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सारी रात काम करता रहा। सुबह सर्वेंट ने इस बारे में जिया को बताया कि बॉस ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, तो जिया को भी उसकी फिक्र होने लगी और फौरन से जाकर उसे कुछ खाने के लिए कहती है। उसका बीपी भी काफी डाउन हो चुका था जिसके लिए वो उसे ट्रीट करने लगी। जियाफान बोला कि मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए भी तुमसे चार्जेस लूंगी। उसकी ये बात सुनकर जियाफान स्माइल कर देता है, लेकिन इसके बाद जिया ने उसका प्रॉपरली ख्याल रखना शुरू कर दिया था और उसे रेस्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगा देती है। कुछ देर के लिए वो आंखें बंद करके आराम करता है। जिया भी उसके साथ बैठी रही और उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब ये खामोश रहता है तो कितना हैंडसम लगता है ना। जैसे ही जियाफान ने जिया के टच करने को महसूस किया, वो फौरन से अपनी आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछने लगा कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाह रही थी। इससे पहले कि वो ना कहती, जियाफान उसे डायरेक्टली किस करने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये झूठ ही बोलेगी। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो पाता, जियाफान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है जिसे रिसीव करने के लिए वो रूम से बाहर चला गया। अगली सुबह जिया को सर्वेंट ने बताया कि बॉस को एक बिजनेस पार्टी का इनविटेशन मिला है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने लिए अच्छे से शॉपिंग कर ले, बिकॉज वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जिया भी ना तो करने वाली थी नहीं, वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। जहाँ उसका सामना याओ याओ से हुआ, वो तो वैसे ही उससे जेलस होती रहती थी। और फिर जब उसने ये देखा कि जिया ने अपने लिए बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस सेलेक्ट की है जो मैं तो कभी भी नहीं खरीद सकती, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिया के यहाँ से जाने के बाद याओ याओ इस ड्रेस को कैंची से काट देती है ताकि जब ये ड्रेस उसके घर पार्सल की जाए तो ये उसके पहनने के काबिल ना हो। नेक्स्ट सीन में कुछ ऐसा ही होता है। जिया जब इस ड्रेस को पहनने लगी तो उसने देखा कि ये तो पटी हुई है। वो जानती थी कि डिजाइनर ये गलती नहीं कर सकते, यकीनन
जियाफान ये याओ याओ का काम होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली जियाफान ने उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की थी। वो इसे लाते हुए बोला कि मैं चाहता हूँ तुम इस ड्रेस को पहनो। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया गया जहाँ याओ याओ भी आई थी। वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि यहाँ पर जिया तो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी ड्रेस पहनने के काबिल ही नहीं थी। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो दोनों जैसे ही इंटर हुए तो यहाँ पर सभी लोग उनकी तारीफें करने लगे कि ये कितना ब्यूटीफुल कपल लग रहा है। फिर जब उसे जिया अकेले में नजर आई तो जाकर उसे ताने मारने लगी कि क्या फायदा अगर तुम जियाफान की वाइफ हो भी तो मैं जानती हूँ कि वो जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगा। जिया को भी दिल ही दिल में यही लगता था कि शायद मैंने याओ याओ के हक पर डाका मारा है। पार्टी से वापस जाते हुए भी वो जियाफान से डाइवोर्स के बारे में ही बात कर रही थी। हमेशा की तरह उसे डाइवोर्स का वर्ड सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अचानक से उसने अपनी गाड़ी में कुछ आवाज महसूस की और तभी उसने देखा कि यहाँ पर तो बॉम्ब फिक्स्ड है। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरे तो वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने भी आकर जियाफान पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो नाइफ से जख्मी भी हो जाता है। जिया को उसकी ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि प्लीज तुम हिम्मत मत हारो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, प्लीज कोई हमारी मदद करे, जियाफान को हॉस्पिटल लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ जियाफान को इमरजेंसी रूम में इंटर कर दिया जाता है। जिया को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जियाओलिन भी अपने भाई के बारे में सुनकर पहुँच आई थी और वो इस सब का इल्जाम जिया को दे रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जिया भी खामोशी के साथ उसके सारे इल्जामात और ताने सुनती रही। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जियाफान को कब होश आता है हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट सीन में जिया जियाफान के पास बैठकर उसे कह रही थी कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, पर मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि हमेशा मेरी वजह से ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी वजह से कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। अगर सब यही चाहते हैं कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो तो ठीक है, मैं भी इस डाइवोर्स से खुश हूँ। यहाँ अचानक से जियाफान ने जिया का हाथ पकड़ लिया था। वो इसके ऊपर गिरते गिरते बच गई, लेकिन एंड टाइम पर दूसरी तरफ से जियाओलिन, दादी माँ और याओ याओ भी इंटर हो गए। जियाओलिन उसे जियाफान के इतना करीब देखकर डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हें मेरे भाई की हालत नजर नहीं आ रही जो अभी भी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वो दादी माँ को भी जिया के अगेंस्ट करना चाह रही थी, जबकि जिया कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो जियाफान ने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा था। जियाओलिन तो अभी भी जिया के अगेंस्ट ही बोल रही थी, लेकिन दादी माँ ने उसे चुप करवा दिया कि तुम्हें जियाफान की हालत नजर नहीं आ रही, क्या अभी भी तुम्हारे पास लड़ने का वक्त है? जो कहने के बाद दादी माँ तो रूम से बाहर चली गई और इन दोनों को यहाँ पर मौका मिल गया जिया को बुली करने का। जिया कहने लगी कि तुमने तो मुझसे माफी मांगी थी कि तुम आइंदा मुझे बुली नहीं करोगी, तो क्या वो सब कुछ झूठ था? जियाओलिन बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? तुमने अपनी औकात देखी है? वो सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें अपने भाई की लाइफ से बाहर निकालना चाहती थी। इधर ये सारी बातें जियाफान ने भी सुन ली, उसे होश आ चुका था। जियाओलिन की कोई भी बात सुने बगैर उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहा और याओ याओ को अपने सामने देखकर वो जिया का हाथ भी छोड़ देता है। याओ याओ से कहने लगा कि जिया अभी भी मेरी वाइफ है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, पर तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों जल्दी ही एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले हैं। इधर जिया वैसे तो डाइवोर्स की बात करती रहती थी, लेकिन आज जियाफान के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकती सिवाय खामोश हो जाने के। कुछ भी कहे बगैर वो रूम से बाहर चली गई। अभी यहाँ पर एक रूम से मिस्टर माओ निकला, जो कि जियाफान के रूम में जांगते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि आज तो तुम बच गए हो, इसे अपनी किस्मत समझो। यानी कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर माओ ने करवाया था और इसका इल्जाम खामखा बेचारी जिया पर लग गया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में याओ याओ जियाफान के लिए लंच बना कर लाई थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ, पर जियाफान बोला कि नहीं तुम रख दो, मैं खुद ही बाद में खा लूंगा। असल में उसे जिया को हर्ट करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, वो याओ याओ के साथ भी नाइंसाफी तो नहीं कर सकता। यहाँ जब अचानक से उसके जख्म से खून आने लगा तो याओ याओ तो डॉक्टर को बुलाने लगी थी, पर जियाफान बोला कि तुम खुद भी तो एक डॉक्टर हो ना, और एक स्टिच ही तो खुला है जो तुम खुद भी लगा सकती हो। उसके कहने पर याओ याओ भी वो स्टिच लगाने लगती है, लेकिन जियाफान ने नोटिस किया कि ये स्टिच वैसा नहीं लगा जैसे कि उस रात उस लड़की ने लगाए थे। उससे पूछता है कि इस बार तुमने डिफरेंट तरीके से स्टिच क्यों लगाया, तो वो भी बहाना लगा देती है कि स्टिचिंग के मेथड्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, और फिर जान छुड़ाते हुए वहाँ से भाग निकली। जियाफान को भी अब शक होने लगा था। वो किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा देता है कि आखिर उस रात उसके साथ वो लड़की कौन थी। आफ्टर दैट जब वो हॉस्पिटल
से डिस्चार्ज होकर अपने असिस्टेंट के साथ घर जाने वाला था, तभी उसे जिया की कॉल आती है जो कि उसे डाइवोर्स के बारे में ही बात कर रही थी कि डाइवोर्स पेपर्स रेडी हो चुके हैं, तो हमें जल्द से जल्द इस पर साइन कर लेने चाहिए। इधर जियाफान को तो गुस्सा आने लगा कि मैं अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ और इसे डाइवोर्स की पड़ी है, इसीलिए ही उसने कॉल काट दी। इधर जिया मिस्टर माओ के पास पहुंच चुकी थी उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, जो बातों ही बातों में जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी और जियाफान की मैरिज फेक मैरिज है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए भी उसकी वाइफ बना सकता हूँ। तुम खुद ही सोचो कि अगर वो आज मर जाए तो तुम हमेशा के लिए उसकी वाइफ बनकर रहोगी और उसकी आधी जायदाद भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। जिया पूछती है कि क्या मतलब, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं उसको मारने में तुम्हारा साथ दूं? देखो मिस्टर माओ, मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आई हूँ। मुझसे इस तरह के किसी भी फेवर की उम्मीद मत रखना, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन भी कर सकती हूँ। लेकिन मिस्टर माओ उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी दादी माँ अभी भी मेरे इख्तियार में है, अब बाकी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या डिसीजन लेती हो, अपनी ग्रैंड माँ को बचाओ या फिर जियाफान को, जो जल्दी ही तुम्हें डाइवोर्स देने वाला है। नेक्स्ट सीन में जियाफान ने जिया को अपने पास बुलाया था, उसे अपने एक नए कजन जाओ से मिलाने के लिए। जियाओलिन भी इसके साथ ही होती है। जाओ ने जब उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहा तो जियाफान ने उसके हाथ से गिलास ले लिया कि तुम्हारी भाभी ड्रिंक नहीं कर सकती, उसकी जगह मैं कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ही ड्रंक होने का बहाना करके जिया को अपने साथ ले जाने लगा। इधर जियाओलिन सोच रही थी कि मेरा भाई इतनी जल्दी तो ड्रंक नहीं होता। उनके पीछे जाकर देखने लगी कि कहीं ये लड़की मेरे भाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उधर जिया जियाफान से कह रही थी कि तुमने मेरी दादी माँ को ढूंढ लिया है ना? वो बोला कि हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही वो उसे किस करने लगता है तो ये बोली कि तुम मुझे सेड्यूस क्यों कर रहे हो, जिस पर जियाफान ऐसे दिखा रहा था कि मैं तुम्हें फेवर दे रहा हूँ, अगर मैंने एक किस कर भी ली तो इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। आफ्टर दैट वो प्लान के अकॉर्डिंग जियाफान को बेहोश करने लगी, जो कि बाहर जियाओलिन ने भी देख लिया। वो गलत समझ जाती है कि ये यकीनन मेरे भाई का कोई फायदा उठाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में जिया जियाफान को मिस्टर माओ के सामने पेश कर देती है कि मैं तुम्हारे कहने पर इसे यहाँ ले आई हूँ, अब मेरी दादी माँ को छोड़ दो और मुझे भी यहाँ से जाने दो। लेकिन वो बोला कि ऐसे कैसे, तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है? उन लोगों ने जियाओलिन को भी पकड़ लिया था। कहने लगा कि ये लड़की हमेशा तुम्हें बुली करती रहती थी ना, तो ये लो नाइफ और इसे मार डालो और इस तरह इन लोगों की प्रॉपर्टी आसानी से तुम्हारे नाम हो पाएगी। जिया ऐसा करने के बजाय मिस्टर माओ को घेर लेती है। तब तक पीछे से जियाफान भी उठ आया और हम देखते हैं कि मिस्टर माओ के सारे आदमी इन लोगों के साथ मिल चुके थे, जो जानकर उसे गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, मगर क्या फायदा, जियाफान उसके अगेंस्ट सारे सबूत पुलिस को दे चुका था और असिस्टेंट को उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहा। जिसके बाद वो जिया को अपने साथ ले जाने लगा और जियाओलिन को खुद ही आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जरूरत क्या थी इन लोगों के पीछे आने की। गाड़ी में आकर जिया दोबारा उसे डाइवोर्स की बात करती है कि मैं अपनी दादी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ और आप लोगों के फैमिली क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि जल्दी ही हम डाइवोर्स ले लें। लेकिन जियाफान ने उसे कुछ टाइम और सब्र करने के लिए कहा कि मिस्टर माओ तुम पर अटैक कर सकता है और फिलहाल तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह मेरा घर है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ने जियाफान को आकर बताया कि आपके कहने पर मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन की। उस दिन काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स चाइनीज मेडिसिन इकट्ठी करने के लिए उस जंगल में गए थे, जिसमें से मिस जिया भी शामिल थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फोटोज लेने की, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जियाफान तो सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तभी उसे जिया की कॉल आई, जो उसे पूछ रही थी कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए अपनी दादी माँ को तुम्हारे घर पर रख सकती हूँ, जब तक मुझे कोई और अच्छी जगह ना मिल जाए। जियाफान ने तो सुनते साथ ही हाँ कह दिया था और अभी बताने ही लगा था कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज दूं, लेकिन इससे पहले ही उसने कॉल काट दी। इधर असिस्टेंट मिंग बाओ सोच रहा था कि ये पावर तो सिर्फ सीईओ की वाइफ के पास ही है, कि इनसे पहले ही उसने कॉल काट दी और बॉस गुस्सा भी नहीं हुए। उधर दादी माँ इतना बड़ा घर देखकर जिया से कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में हुई है, वो लड़का तुम्हें अच्छे से तो ट्रीट करता है ना। वो भी दादी माँ को फेक मैरिज के बारे में बताने ही वाली थी कि उसे जाओ की कॉल आ गई, जो कि इसे अपने साथ एंजॉय करने के लिए कह रही थी। ये कहकर के जियाफान भी हमारे साथ मौजूद है। जिया नहीं चाहती थी कि किसी को भी हमारे फेक मैरिज के बारे में पता चले, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ के जियाओलिन और याओ याओ भी पहले से ही मौजूद थी। जियाओलिन को उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ऊपर से जब जियाफान उसका ख्याल रख रहा था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने याओ याओ को तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने के लिए कहा और फिर जियाफान को उसके साथ भेज देती है उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए। फिर जाओ को भी बहाने से बाहर भेज दिया ताकि वो यहाँ
जिया को बुली कर सके कि उसे जरूरत क्या थी यहाँ पर आने की। जिया बोली कि तुम गलत समझी हो, मैं यहाँ पर खुद नहीं आई बल्कि मुझे जाओ ने बुलाया था, और वैसे भी मैं जियाफान से यहाँ पर अपना डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन कराने आई हूँ। अब ये तो जियाओलिन के लिए अच्छी बात थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी और फिर उससे माफी मांगकर साफ करने के लिए कहती है। जिया जब वॉशरूम चली गई तो जियाओलिन ने उसके पास से वो डाइवोर्स एग्रीमेंट चुरा लिया, क्योंकि वो भी इसे अच्छे से बुली करना चाहती थी। जबकि उधर जिया जाकर जियाफान को रोकते हुए उसे कहती है कि क्या प्लीज तुम मुझे 2 मिनट दे सकते हो, मैं डाइवोर्स एग्रीमेंट अपने साथ लेकर आई हूँ, तुम उस पर साइन कर दो। जबकि जियाफान तब तक इस पर साइन नहीं करना चाहता जब तक उसे कंफर्म ना हो जाए कि आखिर उस रात उसके साथ वो लड़की कौन थी। गुस्से में कहने लगा कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि याओ याओ की तबीयत खराब है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम घर जाओ। नेक्स्ट सीन में जियाओलिन ने जिया की दादी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया था कि तुम एक चीटर की दादी माँ हो, वो मेरे भाई की फेक वाइफ है। ये सब कुछ जियाओलिन ने जानबूझकर किया क्योंकि वो जिया को अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। तब तक जिया भी यहाँ पर पहुँच आई। ये सब कुछ देखकर वो कहती है कि तुम मेरी दादी माँ को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती, मुझे जियाफान ने ही इन्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा था। जबकि वो बोली कि अब मेरे भाई ने ही मुझे तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा है, और जहाँ तक डाइवोर्स एग्रीमेंट की बात है तो मैं वो पेपर्स तुम्हारे लिए खुद ही अपने भाई से साइन करवा लूंगी। अब तुम दोनों को यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं, फौरन जाओ यहाँ से, ये पकड़ो अपना सामान। जिया सोच रही थी कि जियाफान ने कभी भी मुझे याओ याओ के सामने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसका मतलब तो यही है कि ये सब कुछ वही चाहता है, इसलिए वो कोई भी सवाल जवाब नहीं करती। इवन कि उसने जियाफान को कॉल तक करने की जहमत नहीं की और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में जिया सोच रही थी कि अब मैं अपनी दादी माँ को कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जहां वो अपनी दादी माँ को ले जा सके। जबकि दादी माँ उसे पूछ रही थी कि तुम्हें उस लड़के से फेक मैरिज करने की क्या जरूरत थी, क्या इसलिए कि तुम मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर सको। उस बेचारी पर क्या कुछ गुजरा वो इस बारे में अपनी दादी माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जियाफान ने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उससे शादी करने की क्या वजह थी ये मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकती। दादी माँ भी इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जिन्हें समझ ना आ रहा हो कि उनकी ग्रैंड चाइल्ड उनसे झूठ बोल रही है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में जियाओलिन ने किसी को कॉल करके उसे जिया के बारे में ये बात सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए कही कि वो अभी तक जियाफान की झूठी वाइफ होने का नाटक कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से जियाफान इंटर हुआ जो कि जिया के बारे में ही पूछ रहा था कि वो कहाँ है। तो जियाओलिन बोली कि मुझे तो नहीं पता, जब मैं तुम्हारे घर आई तो वो यहाँ से जा चुकी थी। ये बात उसे जरा अजीब लगी, इसलिए जिया को कॉल करने लगता है। जबकि जियाओलिन उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि ये देखो भाई, वो तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर्स छोड़कर गई है। इवन के ये देखकर भी जियाफान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है और मुझसे पूछे बगैर उसने घर कैसे छोड़ दिया। जियाओलिन उसके यकीन को और पक्का करने के लिए कहती है कि भाई क्या आपने इन डाइवोर्स पेपर्स को देखा, इसमें उसने डाइवोर्स के नाम पर आपकी आधी जायदाद मांगी हुई है। जियाफान को जिया से ये उम्मीद तो नहीं थी। दूसरी तरफ जिया को दिखाया गया जिसे उसकी फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि तुमने सोशल मीडिया ऑन करके देखा, जरा देखो तो सही तुम्हारे बारे में सब कुछ क्या चल रहा है। उसने भी जब सोशल मीडिया ऑन करके देखा तो हर तरफ उसी की ही बातें चल रही थी कि वो झूठी है, फेक है, वो जियाफान की झूठी वाइफ होने का नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस भी उसे फेक मैरिज केस में अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। जिया के पास भी उनके साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट सीन में जियाफान उन पेपर्स को देखकर जिया के बारे में ही सोच रहा था कि वो तो हमेशा ये कहती थी कि उसे उसके पेरेंट्स ने इस शादी के लिए फोर्स किया है, लेकिन जिस तरह वो हर वक्त डाइवोर्स की बात करती थी इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मुझसे मेरी आधी प्रॉपर्टी लेना चाहती थी। जिया को ऐसी लड़की जालकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो अपने तरीके से पेपर्स बनवाकर जिया के पास इसे साइन करवाने के लिए जाने ही वाला था कि असिस्टेंट ने बताया कि उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया है फ्रॉड मैरिज केस में। ये सुनकर तो वो फौरन उसकी तरफ भाग पड़ा। नेक्स्ट सीन में वो जिया के सामने बैठकर उसे कह रहा था कि तुम्हें मेरे बनाए हुए पेपर्स को साइन करना होगा। जिया भी उन पेपर्स को देख लेती है और साइन करने के लिए राजी हो गई, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल वैसे ही तो है जो मैंने बनवाए थे। इस बात से भी जियाफान को शक हो गया कि क्या वो प्रॉपर्टी वाले पेपर्स जिया ने बनवाए भी थे या नहीं। वो उससे मजीद बात करना चाहता था लेकिन जिया उसे कोई भी बात नहीं करना चाहती और वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में जिया की दादी माँ जियाफान के घर पर उससे मिलने के लिए आई थी, उसे ये बताने के लिए कि जिया ने तुमसे शादी जानबूझकर नहीं की थी बल्कि उसे उसके पेरेंट्स ने ब्लैकमेल किया था। वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के उसके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। जबकि जियाओलिन ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसलिए उनको धक्के मारकर
बाहर निकाल दिया कि यहाँ पर आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है और दोबारा आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। एंड टाइम पर वहाँ जियाफान आ पहुँचा था। उसने जब ये सारा सीन देखा तो जियाउलिन को डांटने लगा कि ये तुम बड़ों को किस तरह से ट्रीट कर रही हो, क्या हमारी फैमिली ने तुम्हें ये सिखाया है। दादी माँ अभी तक वैसे भी अच्छे से रिकवर नहीं हुई थी और अब तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। जियाफान ने जब उनकी ये हालत देखी तो फौरन से उनको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वह भी इमरजेंसी वार्ड में ही थी कि जिया भी वहां पर पहुंच आई और जियाफान से पूछने लगी कि आखिर मेरी दादी माँ को हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता दूसरी तरफ डॉक्टर भी इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ गया और बताया कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, उनकी जान बच पाएगी या नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर जिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोने लगी कि प्लीज डॉक्टर मेरी दादी माँ को बचा ले, मेरे पास उनके अलावा और कोई भी नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद जिया जियाफान से कह रही थी कि हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका और हमारे बीच में अब किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं बचा, इसलिए अब तुम लोग मेरी लाइफ में टांगे अड़ाना बंद करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं देखना चाहती। इधर जियाफान उसकी दादी माँ के लिए उसे सॉरी कर रहा था कि शायद ये सब कुछ मेरी गलती है, जो सुनकर जिया उससे लड़ने लगी कि आखिर तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता देते, तुम लोगों ने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाती है और जियाफान ने उसे संभाल लिया था। नेक्स्ट सीन में जब जिया को होश आया तो वो अपना ड्रिप उतार कर फौरन से दादी माँ के पास जाना चाहती थी। जियाफान भी फौरन से उसके पास आ पहुंचा और उसे यहीं पर रोक देता है। उसे अफसोस के साथ बताया कि तुम्हारी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके लिए तुम्हें जो भी कंपेंसेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिया तो उसे सिर्फ यहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़ दो, जबकि जियाफान उसे हक करके संभालने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये वक्त उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ जियाफान की ग्रैंडमा भी जियाउलिन को लेकर जिया के पास अफसोस करने के लिए आई थी। दादी माँ उसे बताती है कि तुम खुद को अकेला मत समझो, हम तुम्हारी फैमिली हैं। जिया बोली कि नहीं, हम फैमिली नहीं रहे क्योंकि मेरी और जियाफान की डाइवोर्स हो चुकी। तो दादी माँ कहती है कि इसके बदले जो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी हम लोग वो भी देने के लिए तैयार हैं। जिया ने तो कोई प्रॉपर्टी मांगी ही नहीं, कहने लगी कि कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने तो सिर्फ डाइवोर्स ही मांगी थी। जिस पर जियाफान अपने असिस्टेंट से कहकर वो पेपर्स लाने के लिए कहता है जो कि जिया ने साइन किए थे। जब उसे दिखाए गए तो वो सबके सामने कह देती है कि ये वो पेपर्स नहीं जो मैंने बनवाए थे और जो मैंने साइन किए थे। जो सुनकर जियाफान भी समझ चुका था कि ये किसका काम है। वो जियाउलिन से कहने लगा कि ये पेपर्स मुझे तुमने ही दिए थे ना, और इसका मतलब यही हुआ कि ये पेपर्स तुमने खुद ही बनवाए थे। वो तो फौरन अपने किए से पलट जाती है, जबकि इधर दादी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रही और तुमने क्या किया, हमेशा सबको धोखा दिया। जियाफान भी उसे अभी के अभी जिया से माफी मांगने के लिए कह रहा था। उन दोनों के फोर्स करने पर जियाउलिन माफी तो मांगने लगी, लेकिन जिया भी जानती थी कि वो ये माफी दिल से नहीं मांग रही। जवाब में वो कह देती है कि मुझे आप में से किसी की भी माफी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जान छोड़ दो, वैसे भी मुझे सोशल मीडिया पर बहुत उछाला जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी दादी माँ के कब्र पर गई थी। शर्मिंदा होकर कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिया के साथ उसकी फ्रेंड अन्यू भी होती है जिससे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कहती है कि तुम्हें अब अपनी एक नई लाइफ शुरू कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी रिसर्च जॉब के बारे में बताया था ना, मैं कुछ ही दिनों में उस सिटी शिफ्ट हो रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। जिया भी उसके साथ शिफ्ट होने के लिए राजी हो गई, लेकिन तभी अचानक से उसे वॉमिट फील होने लगी। नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले आई थी और यहाँ पता चला कि असल में वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि जियाफान का था और अन्यू ने भी ये डिसीजन उस पर छोड़ दिया कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है या फिर अबॉर्शन करवाना चाहती है। इन दोनों को यहाँ से जाते हुए लुहाव देख लेता है जो कि यही सोच रहा था कि जिया गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्या करने आई होगी। नेक्स्ट सीन में जब अन्यू ने जिया को कॉल करके उसे अपने साथ शिफ्ट होने के लिए पूछा तो जिया बोली कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि प्रेगनेंसी के दौरान वो रिसर्च वाली जॉब मेरे लिए सूटेबल होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद जिया अपने लिए जॉब ढूंढना चाहती थी और वो एक एक करके इंटरव्यू के लिए जाती है, पर कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो भी सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है। अब तो वो बहुत नाउम्मीद हो चुकी थी। रास्ते में चलते हुए भी वो यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। तभी पीछे से जियाफान आ जाता है जो कि उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था। जिया ने उसके साथ बैठने से इनकार कर दिया कि तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, मेरा पीछा करना बंद कर दो। जियाफान बोला कि क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। माओ जेल से बाहर आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। ये जानने के बावजूद भी जिया कहने लगी कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारी वजह से ही सोशल मीडिया पर मुझे कितना बुरा
भला कहा जा रहा है। क्या तुमने वहाँ पर मुझे एक बार भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुमसे कोई उम्मीद ही क्यों रखूं? इस दौरान भी जिया को एक बार वॉमिट फील हो रही थी, पर उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ज़ियाफान को पता तक चलने नहीं दिया और वहाँ से चली गई। इधर ज़ियाफान ने अपने असिस्टेंट को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखवाने के लिए कही ताकि वो सबको ये क्लियर कर सके कि जो कुछ भी हुआ उसमें जिया की कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जिया ने ज़ियाफान की ये कॉन्फ्रेंस देख ली थी कि उसने सबके सामने मेरा नाम क्लियर कर दिया है, लेकिन वो फिर भी यही कहती है कि अब करने का क्या फायदा, मुझे जो नुकसान होना था वो तो हो चुका ना। इवन कि जब उसे ज़ियाफान की कॉल आई उसे बात करने के लिए, तब भी वो उसे बात नहीं करती और उसकी कॉल काट दी। नेक्स्ट सीन में लुहा को दिखाया गया जिसने हॉस्पिटल से जिया का डाटा निकलवा लिया था। इससे उसको पता चला कि जिया प्रेग्नेंट है। अब वो यही सोच रहा था कि मैंने तो उसे टच तक नहीं किया, तो ये बच्चा यकीनन ज़ियाफान का ही होगा। उसने फौरन से ये बात कॉल करके याया को भी बता दिया। वो तो सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अगर ये बच्चा सच में ही ज़ियाफान का हुआ तो फिर मेरी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। अब वो किसी भी तरह करके इस बात को कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए वो ज़ियाफान को कॉल करके उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए पूछ रही थी कि अगर तुम्हारे और जिया के बीच में रिलेशनशिप इतना बढ़ चुका है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो फिर मैं भी तुम दोनों के लिए खुश हूँ और जल्दी ही तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। ज़ियाफान भी सुनकर कहने लगा कि क्या कही जा रही हो तुम, हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। याओ तो उसके मुंह से यही सुनना चाहती थी। फिर उसे सॉरी करते हुए कहने लगी कि यकीनन वो किसी और के साथ अफेयर चला रही होगी, जबकि इधर ज़ियाफान बेचारे को तो उसने टेंशन में डाल दिया कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में वो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और अभी भी उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। उसका दोस्त उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा दिल किसने तोड़ दिया, तुम्हारी एक्स वाइफ ने या फिर तुम्हारी होने वाली वाइफ ने। उसे जवाब देने से पहले ही ज़ियाफान ने जिया को गुजरते हुए देखा तो फौरन से भागकर उसके पास आते हुए पूछने लगा कि तुम यहाँ पर चोरी छुपे किससे मिलने के लिए आई हो और ये बच्चा किसका है, मुझे सच सच बताओ। जिया पहले तो उसका ये बिहेवियर देखकर हैरान हो गई और फिर कहने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं तो फिर तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये जिस मर्जी का हो। जो कहने के बाद जिया उठते हुए वहाँ से जाने लगी, पर इधर ज़ियाफान ने उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर दिया और पूछने लगा कि क्या आज से 3 महीने पहले उस रात मेरे पास तुम ही थी जिसने मुझे रेस्क्यू किया था। जिया उसके सामने अनजान बन जाती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से चली जाती है। इधर ज़ियाफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इधर जिया भी दिल ही दिल में ज़ियाफान और अपने होने वाले बच्चे से माफी मांग रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ज़ियाफान याओ को पसंद करता है तो हम दोनों का रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं चल सकता। इधर याओ ने भी उसे यहाँ से जाते हुए देख लिया, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ियाफान के पास जाकर उसे पूछने लगी कि क्या तुमने यहाँ पर जिया को बुलाया था, अब तो तुम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहा ना, और तुमने मुझसे वादा किया था कि उसे डाइवोर्स देने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। अब प्लीज अपने इस वादे को पूरा करो ना। ज़ियाफान पहले ही काफी डिस्टर्ब था, वो उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और उठकर वहाँ से जाने लगा। घर आकर वो सबसे पहले अपनी दादी माँ को यही बताता है कि मैं याओ से शादी करने के लिए तैयार हूँ, जबकि दादी माँ जानती थी कि वो जिया को लाइक करता है। उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, तुम्हें बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा, वरना तो तुम तीनों की लाइफ ही खराब हो जाएगी। ज़ियाफान ने बताया कि दादी माँ जिया प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बन पाएगा? जो कहकर वो वहाँ से चला गया और इधर दादी माँ को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जिया को फ्री मेडिकल कैंप लगाने की कॉल आती है, जिसके साथ वो भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। कॉल काटने के बाद उसने सोशल मीडिया पर ही देखा कि ज़ियाफान ने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। ये देखकर उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर ये सब कुछ होने का अंदाजा तो उसे पहले से ही था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जब वो मेडिकल कैंप पर पहुंच आई थी। अचानक से उसे सामने ज़ियाफान आते हुए नजर आया, जिसकी शर्ट खून से भरी हुई थी, तो वो फौरन से जाकर उसे रेस्क्यू करने लगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़ियाफान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो जिया के करीब आ सके, क्योंकि जब जिया उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी तो ज़ियाफान उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हें ये जानकर बुरा नहीं लगा कि आज मेरी और याओ की एंगेजमेंट है? तो जिया कहने लगी कि इसमें बुरा लगने वाली क्या बात, और वैसे भी हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। उसका ये कोल्ड बिहेवियर ज़ियाफान को हर्ट कर देता है कि क्या इतने टाइम से उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बनी। यहाँ ज़ियाफान तो बेहोश हो गया था और असिस्टेंट जिया को जाने से रोक रहा होता है कि जब तक बॉस को होश ना आ जाए तब तक आप उनके पास ही क्यों नहीं रुक जाती। लेकिन वो बोली कि अब ज़ियाफान बिल्कुल ठीक है। तभी दूसरी तरफ से याओ भी पहुँच आई ब्राइड के ड्रेस में और उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ियाफान को सेड्यूस करने की।
जिया बहुत नॉर्मल वे में बोली कि वो खुद मेरे पास चल कर आया और खुद ही चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूं और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जब जियाफान को होश आया तो वो याओ याओ से पूछने लगा कि तुमने तो कहा था कि स्टिचिंग के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो फिर जिया ने हमेशा सेम मेथड का यूज क्यों किया। उसे अब याओ याओ की बातों पर भरोसा नहीं रहा था, उसे अपने रूम से भी बाहर भेज देता है और अब तो उसे पक्का शक होने लगा था कि उस रात जो मेरे पास लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि जिया ही होगी। मिंगबाओ को कॉल करके उससे उस रात की सीसीटीवी कैमरास की रिपोर्ट मांगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जिया के पास पहुंच आया था और आते साथ ही उसे हग कर देता है। उसे बताया कि मैं जान चुका हूँ, उस रात मुझे तुमने ही रेस्क्यू किया था, मैंने सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग देख ली है, अब तो जिया के पास भी झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा। आफ्टर दैट जियाफान जिया को वो टोकन वाला नेकलेस भी वापस दे देता है कि ये उस रात मैंने तुम्हें दिया था, तो तुमने इसे उतारा ही क्यों, तुम्हें पता है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो सिर्फ इसकी वजह से हुई। लेकिन फिर भी जिया उसे अच्छे से बात नहीं करती, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कुछ कम तो नहीं था। वो जियाफान को यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, उसके कहने पर जियाफान भी वहाँ से जाने लगा, पर वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा दिल वापस से जीत लूंगा। उसके जाने के बाद जिया को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। अगली सुबह वो ये इंटरव्यू देने के लिए चली गई क्योंकि इस वक्त उसे जॉब की बहुत सख्त जरूरत थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर माओ था, जो कि उससे अपना बदला लेना चाहता है कि तुमने जियाफान के साथ मिलकर मेरे साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। जियाफान भी जिया की लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहाँ पर पहुँच आया था और सही टाइम पर ही वो आकर जिया को बचा लेता है। माओ से तो वो बाद में डील करेगा, लेकिन फिलहाल वो जिया को हॉस्पिटल ले आया था और उसके बारे में काफी ज्यादा वरीड हो रहा होता है। दादी माँ भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिया भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ जियाफान भी जिया के पास बैठे बैठे सो गया था। जब जिया को होश आया तो जियाफान उसे कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। इधर जियाफान का जिया के पास होना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन दादी माँ जानती थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप अभी भी पहले की तरह नहीं बना, इसलिए जियाफान को वहाँ से बाहर भेजकर दादी माँ जिया को अच्छे से समझा देती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें जियाफान का कोई भी कसूर नहीं, मैंने जियाफान की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो हमेशा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नेक्स्ट सीन में जियाफान ने याओ याओ को घेर लिया था कि तुम इतना टाइम मुझसे झूठ बोलती रही, जिस पर वो इसे माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो, पुलिस के हवाले मत करना। ये वाला सारा सीन जिया ने भी देख लिया था और उसे जियाफान की बात याद आई कि ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब उसे इस बात का यकीन भी हो गया। जियाफान भी अब उसे काफी अच्छे से ट्रीट करने लगा था, इन दोनों के बीच में से मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो गई। जिसके बाद जियाफान ने उससे एक डायमंड की रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज किया। जिया भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है और यहाँ से इन दोनों की हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो गई, जबकि इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई। अगर आपका वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।